हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग थर्ड पेपर की सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे, शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल, जिसमें हम ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। और उन 2 वीडियोज में हमने शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, उद्देश्य, प्रकृति, प्रकार और कार्य, इसके अलावा शैक्षिक प्रशासन के रूप और अच्छे शैक्षिक प्रशासन के गुण तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र एवं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन और प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोज को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आपका सिलेबस है वो CSJMU के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं तो आप अपने टॉपिक्स मैच कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र एवं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो सबसे पहले देखेंगे केंद्र स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, इसके बाद राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। तो स्वतंत्रता के बाद देश में शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और शैक्षिक प्रशासन की नीतियों को लागू करने के लिए भारत सरकार ने शिक्षा विभाग बनाया। किस तरह से शिक्षा व्यवस्था चलेगी, शिक्षा व्यवस्था पर कौन नियंत्रण करेगा, इसीलिए शिक्षा विभाग का गठन किया गया। सन 1954 में शिक्षा विभाग का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सबसे पहले नाम बदला गया शिक्षा विभाग का 1954 में, और क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद सन 1957 में शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक शोध शब्द जोड़ा गया और इसका नया नाम कर दिया गया शिक्षा एवं वैज्ञानिक शोध मंत्रालय। ठीक है, कब किया गया, 1954 में। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब आपका अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें आपकी ये बहुत मदद करेगा। इसके बाद सन 1958 में पुनः इसे 2 भागों में बांट दिया गया, शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार नाम बदलते रहे। इसके बाद समय आता है 26 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के नाम में पुनः संशोधन करके मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कर दिया गया और इसको 5 उप विभागों में बांट दिया, जो कि निम्न है। ठीक है, 5 उप विभागों में बांटा गया, जो कि शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग और महिला एवं बाल देखरेख विभाग। केंद्र स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था का भली प्रकार कार्यान्वयन करने के लिए प्रमुख संगठन निम्न है। कुछ संगठन हैं जो केंद्र स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, चलाए रखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरा जो प्रमुख संगठन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। और तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका रिटन में 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में, यानी कि UGC के बारे में। विश्वविद्यालय को अनुदान देने के लिए, ठीक है, नाम क्या है, अनुदान आयोग। या तो इसका गठन किस लिए किया गया, अनुदान देने के लिए। विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के सुझाव के अनुसार सन 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। UGC की स्थापना 1953 में की गई। सन 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक संवैधानिक संस्था, एक स्वायत्त संस्था यानी कि जिसका अलग से अपना एक एग्जिस्टेंस हो, संवैधानिक संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आयोग में कुल 11 सदस्य होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन और एक सचिव होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की बात करें तो सबसे पहला कार्य क्या है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा में सुधार के लिए सलाह देना, नए विद्यालयों की स्थापना करना और विश्वविद्यालयों के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाना। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है, स्थापना के लिए अनुदान देना, विश्वविद्यालयों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान आदि के लिए अनुदान देना, ग्रांट उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला है अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, परीक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना। दूसरा जो है संस्थान है केंद्रीय माध्यमिक एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो केंद्र स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं।
सेकंड नंबर पर हम देखते हैं सीबीएसई के बारे में। तो भारत सरकार ने इसमें देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि गठन कब हुआ, डेट आपको 100% याद होनी चाहिए। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को राज्य की सीमा संबंधी बंधनों से ऊपर उठाने के लिए जुलाई 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को सीमा संबंधी बंधनों से ऊपर उठाने का मतलब क्या है? अगर आप एक राज्य में पढ़ रहे हैं, दूसरे राज्य में जब जाएंगे तो आपको पाठ्यक्रम अलग मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था अलग मिलेगी। लेकिन सीबीएसई द्वारा क्या करने का प्रयास किया गया कि जिनका ट्रांसफर होता है, जिन अभिभावकों का, उनके बच्चे शैक्षिक व्यवस्था अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। ऐसे स्कूल हों कि पूरे देश में एक तरह की शैक्षिक व्यवस्था हो, एक तरह का पाठ्यक्रम हो, जिससे ट्रांसफर के बाद बच्चों को कोई भी जिस क्लास में है उसी क्लास में उसको एडमिशन मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा को राज्य की सीमा संबंधी बंधनों से ऊपर उठाने के लिए, बंधनों से मुक्त करने के लिए जुलाई 1952 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना था जिनके अभिभावक एक राज्य से दूसरे राज्य में समय समय पर स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बसते रहते हैं, चाहे वो जॉब वाले हों चाहे कैसे भी हों। अब तक इस परिषद से कुल 1389 विद्यालय संबंध जुड़ चुके हैं सीबीएसई से, अब तक लगभग 1389। अब तीसरी संस्था जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। संस्थाओं की एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब गठन हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी एक शीर्ष शैक्षिक संगठन है जिसकी स्थापना सितंबर 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीएसई का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये केंद्र और राज्य सरकारों को स्कूली शिक्षा संबंधी शैक्षिक विषयों पर सहायता और सलाह देती है, किस तरह के शैक्षिक विषय होंगे, किस तरह से शैक्षिक व्यवस्था चलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षा, जनजातियों की शिक्षा, विकलांग शिक्षा तथा अनुसंधान और स्त्री शिक्षा पर जोर देना प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के ये संस्था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े विद्यालयों के लिए, यानी कि जो विद्यालय सीबीएसई से जुड़े हैं उनके लिए पुस्तकों का प्रकाशन करती है। आपने एनसीईआरटी की पुस्तकें देखी होंगी, तो जो सीबीएसई से जुड़े विद्यालय हैं उनके लिए एनसीईआरटी पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इसका मतलब ये नहीं एनसीईआरटी और विद्यालयों के लिए प्रकाशन नहीं कर सकती। ठीक है, अब इसके बाद केंद्र स्तर पर हमने देख लिया, अब देखते हैं राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट स्टेट लेवल। ठीक है, राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन। तो इसमें सबसे पहले तो हम अगर रिटन में लिख रहे हैं राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि भारत में आज के समय कुल 28 राज्य हैं, ये लिखने का तरीका है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, एक जनरल डिटेल हम लिख देते हैं। प्रत्येक राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, संवैधानिक प्रमुख। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका प्रमुख मंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्री परिषद के मंत्रियों में एक शिक्षा मंत्री भी होता है जो कि राज्य में शिक्षा संबंधी नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये पेपर आपका रिटन है, आपको ऐसे ही लिखना सीखना है बस। ठीक है, शिक्षा मंत्री, देखो हमारा मेन उद्देश्य था शिक्षा मंत्री तक पहुंचना, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से राज्य में चलती है। तो हमने कैसे लिखा कि भारत में आज के समय कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। प्रशासनिक कार्यों में सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और मंत्री परिषद के मंत्रियों में एक शिक्षा मंत्री भी होता है। यानी कि हम अपने पॉइंट पर आ गए, जो कि राज्य में शिक्षा संबंधी नीतियों के लिए उत्तरदायी होता है। शिक्षा मंत्री राज्य में शिक्षा की कैसी नीति होगी उसके लिए उत्तरदायी होता है। शिक्षा मंत्री राज्य में सभी प्रकार की शिक्षा संबंधी नीतियों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बल्कि कुछ अन्य मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित शिक्षा के निर्णय लेने के लिए निर्णय लेते हैं। जैसे कि कृषि मंत्री हो गया, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके निर्णय कौन लेता है? कृषि मंत्री, बल्कि है तो वो भी शिक्षा।
तो शिक्षा मंत्री उनके निर्णय नहीं लेता, ये ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रमुख रूप से 3 स्तरों पर कार्य करते हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से तो 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। पहला स्तर है मंत्रालय स्तर, शिक्षा मंत्रालय, इसका अधिकारी होता है शिक्षा मंत्री। दूसरा है शिक्षा सचिवालय और इसका अधिकारी जो होता है शिक्षा सचिव, प्रमुख होता है। तीसरा स्तर आता है शिक्षा निदेशालय और इसका अधिकारी या प्रमुख होता है शिक्षा निदेशक। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरह से चलाने के लिए राज्यों को कुछ क्षेत्रों में विभाजित कर देता है, कुछ सर्किल में, ठीक है, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। तो इसके बाद और भी बन जाते हैं। प्रमुख रूप से तो 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। अब चौथा हम क्या कह सकते हैं, क्षेत्रीय या सर्किल स्तर, ठीक है। राज्य को जो है ये आपका शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत बहुत सारे सर्किल कार्य करते हैं। क्षेत्रीय या सर्किल स्तर, जिसका अधिकारी होता है सर्किल शिक्षा अधिकारी या उप शिक्षा निदेशक। शिक्षा निदेशक के नीचे कौन आएगा, उप शिक्षा निदेशक। इसके नीचे आता है जिला स्तर, यानी कि एक सर्किल में बहुत सारे जिला आते हैं, ठीक है, और इसका प्रमुख होता है जिला विद्यालय निरीक्षक। इसी तरह एक जिला में ब्लॉक आते हैं कई सारे, और इसका प्रमुख होता है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिससे शैक्षिक व्यवस्था चलती है। इससे नीचे भी आप लिख सकते हैं जो ग्राम पंचायत है उसका जो भी हो, ठीक है। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी संस्थाएं, ठीक है, केंद्र स्तर पर उत्तरदायी संस्थाएं हमने देखी। अब राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन को सही तरह से चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं जिम्मेदार होती हैं। राज्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रमुख शैक्षिक संगठन निम्न है, ठीक है। पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यानी कि SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दूसरा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तीसरा है राज्य शिक्षा संस्थान। चौथा है राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद, जिनमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे और ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो पहली है राज्य शिक्षा शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, यानी कि SCERT। हर राज्य में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हर राज्य में SCERT होती हैं, ठीक है, NCERT की तरह। तो जिस तरह केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कार्य करता है, यानी कि जिस तरह केंद्र स्तर पर NCERT कार्य करता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कार्य करता है, उसी तरह राज्यों में शैक्षिक प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें, यानी कि SCERT कार्य करती हैं। हर राज्य में SCERT होती हैं, ठीक है, SCERT होती है, कार्य करती हैं। NCERT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, ठीक है, शैक्षिक लक्ष्यों को राज्यों की SCERT राज्य की भौगोलिक स्थिति आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन करके अपनाता है। NCERT ने पाठ्यक्रम बना दिया, शैक्षिक व्यवस्था बना दी, लेकिन SCERT उसमें सुधार कर सकती है, ठीक है, स्टेट बोर्ड की है, यानी कि अपने राज्य की आवश्यकता कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, उसी के अनुसार तो पाठ्यक्रम होगा। अब दूसरी है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। तो देश के राज्यों में जनपद स्तर पर, नीचे लेवल पर जनपद स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा आदि के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई, डाइट की स्थापना की गई। किसके लिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, डाइट का कार्य है, शिक्षक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, स्त्री शिक्षा इसी तरह इसमें आ सकता है। इसके अतिरिक्त गांव तथा नगरों में शिक्षा से जुड़े लोगों को नई नई शिक्षण विधियां, ठीक है, जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं उनको नई नई शिक्षण विधियां, जो आधुनिक पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रमों से परिचित कराना, शिक्षकों में शिक्षण के प्रति निष्ठा भाव को जागृत करना आदि डाइट के प्रमुख कार्यों में शामिल है, जो डाइट के प्रमुख कार्य हैं। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, प्राथमिक माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। अब इसमें हम सबसे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन के बारे में थोड़ा लिख देंगे, जिससे हमारी भूमिका बन जाए
किसी भी देश की प्रगति और उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिंपल सी बात है, जनरल बात है। बालकों के विकास के आधार पर शिक्षा को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है। प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, ठीक है, विभिन्न स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से एक प्राथमिक शिक्षा है। और प्राथमिक शिक्षा बालक की आधारशिला होती है, यानी कि अगर बच्चा प्राथमिक शिक्षा में बढ़िया है तो ज़्यादा चांस होते हैं वो आगे भी बढ़िया ही रहेगा। तो प्राथमिक शिक्षा बालक की आधारशिला होती है। इस पर ही बालक की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा पर ही माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा निर्भर करती है। वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का विषय है, मतलब क्या है? समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अतः शिक्षा की नीतियों को केंद्र और राज्य मिलकर बनाते हैं। सन 1975 तक शिक्षा राज्य का विषय रही थी, लेकिन इसके बाद 1976 में इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि 1976 के बाद शिक्षा व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों को समन्वित रूप से चलेगी। केंद्र स्तर पर प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन शिक्षा मंत्रालय द्वारा और राज्य स्तर पर राज्य के शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी? केंद्र स्तर पर शिक्षा मंत्रालय देखता है और राज्य स्तर पर राज्य का शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद देखता है। अब दूसरे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन। प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन हमने देख लिया, शॉर्ट में ही है ये, ठीक है, लॉन्ग में नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यदि हम प्राथमिक शिक्षा को भूमिका कैसे बनाएंगे, माध्यमिक शिक्षा के बारे में सबसे पहले थोड़ा लिख देंगे कि यदि हम प्राथमिक शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति की आधारशिला कहें, ठीक है, और उच्च शिक्षा को अंतिम मंजिल कहें, तो माध्यमिक शिक्षा क्या है? बीच की कड़ी, बीच का जो सीढ़ी है एक तरीके से। यदि हम प्राथमिक शिक्षा को ज्ञान प्राप्ति की आधारशिला कहें और उच्च शिक्षा को अंतिम मंजिल, तो माध्यमिक शिक्षा दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है। ये बालक को प्रारंभिक शिक्षा के बाद दी जाती है और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करती है। उच्च शिक्षा पाने के लिए बालक को तैयार करती है माध्यमिक शिक्षा। अतः हम कह सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा देश की वर्तमान शैक्षिक संरचना में विशेष महत्व रखती है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत व्यावसायिक, औद्योगिक, तकनीकी, कृषि आदि शिक्षाएं दी जाती हैं। ये बालक को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करती हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए तैयार करती हैं। प्राथमिक शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा भी समवर्ती सूची में आती है, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों नीतियों को अपने तालमेल बिठाकर बनाते हैं, दोनों बना सकते हैं। अतः शैक्षिक नीतियां केंद्र और राज्य मिलकर बनाते हैं। केंद्र स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि प्रेजेंट में उसको हम क्या कहते हैं, उसका फिर नाम बदल गया, क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया, द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। और राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा विभाग द्वारा, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन देखते हैं। शैक्षिक संरचना में विश्वविद्यालय शिक्षा शीर्ष स्थान पर आती है, सबसे बाद में आती है। ये माध्यमिक शिक्षा के बाद शुरू होती है और शैक्षिक संरचना में शीर्ष पर होने के नाते शिक्षक तैयार करने में इसका प्रमुख योगदान होता है। विश्वविद्यालय शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों में आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। ठीक है, ये तो जनरल बातें हैं, ये आप कॉमन बातें हैं, जिससे वे अच्छा सामाजिक जीवन जी सकें। विश्वविद्यालय शिक्षा में भी प्रशासन केंद्र और राज्य दोनों से मिलकर करते हैं। ठीक है, इसी तरह विश्वविद्यालय शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं आंतरिक प्रशासन में विश्वविद्यालय का कौन करता है? जो कुलपति हो गए, ठीक है, सचिव हो गए। अब इसमें एक पॉइंट और आपका आ जाता है, भारत में विश्वविद्यालय के प्रकार, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में विश्वविद्यालय के प्रकारों को हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। प्रमुख रूप से दो भागों में कौन कौन से? प्रशासन के अनुसार और संगठन के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। और प्रशासन के अनुसार इसको हम प्रमुख रूप से चार भागों में बांट सकते हैं: केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और व्यक्तिगत विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि ऐसी विश्वविद्यालय
ऐसे विश्वविद्यालय जिनका पूरा कार्यभार किस पर हो, केंद्र पर हो, केंद्र सरकार उसके लिए पूरी व्यवस्था करे, पूरा खर्च केंद्र सरकार दे। यानी कि ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें शैक्षिक नीतियों का निर्धारण का दायित्व केंद्र सरकार पे हो, ऐसे विश्वविद्यालय को हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। इसी तरह राज्य विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा, ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें शिक्षा व्यवस्था का पूरा दायित्व राज्य सरकार पर होता है, राज्य सरकार उस पर पैसा खर्च करती है, तो वो हो जाते हैं राज्य विश्वविद्यालय। तीसरा है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो ये भी अन्य विश्वविद्यालय की तरह होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय स्पेशल तरह के होते हैं जिस मान्यता प्राप्त कह सकते हैं हम, ठीक हैं विश्वविद्यालय की तरह ही, लेकिन ये मान्य संस्थाएं होती हैं अन्य विश्वविद्यालय की तरह, इन्हीं को हम डीम्ड विश्वविद्यालय कहते हैं। और चौथा आता है व्यक्तिगत विश्वविद्यालय। व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, जो प्राइवेट, ठीक है, इंडिविजुअल या प्राइवेट, मतलब अगर हम कहें हमारी ये व्यक्तिगत बात है, यानी कि हम अपने निर्णय खुद ले रहे हैं, तो व्यक्तिगत विश्वविद्यालय उनको हम कहते हैं जो कि अपने पाठ्यक्रम परीक्षा अपने अनुसार निर्धारित करें, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं संगठन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। तो संगठन के अनुसार प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। संबंधक विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय, तीसरा है आवासीय एवं संबंधक विश्वविद्यालय, चौथा है संगठनात्मक विश्वविद्यालय, और पांचवा है मुक्त विश्वविद्यालय। तो संबंधक विश्वविद्यालय का मतलब क्या है, ठीक है, संबद्ध यानी कि जिससे विश्वविद्यालय जुड़े हों, संबद्ध हो, लेकिन इसमें शिक्षण कार्य नहीं होता है, केवल संबद्ध हैं। जैसे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है संबंधक विश्वविद्यालय, लेकिन उससे विश्वविद्यालय जुड़े हैं। संबंधक विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं होता है। दूसरा है आवासीय विश्वविद्यालय। आवासीय का मतलब क्या है, जिसमें रहने की व्यवस्था हो, सबसे पहली तो बात, रहने की व्यवस्था के साथ साथ शिक्षण कार्य भी किया जाए। और तीसरा है आवासीय एवं संबंधक विश्वविद्यालय। तो ये दोनों का कॉमन हो जाएगा, यानी कि जिससे बहुत सारे यूनिवर्सिटी जुड़े भी हों, ठीक है, और आवासीय रहने की व्यवस्था भी हो और शिक्षण कार्य भी हो, जैसे कि आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक विश्वविद्यालय। तो संघ का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, यानी कि ऐसा एक विश्वविद्यालय जिससे आसपास के विश्वविद्यालय जुड़े हों, उनको हम कहते हैं संगठनात्मक विश्वविद्यालय। इनमें जो शिक्षण कार्य भी होता है, ठीक है। लास्ट है मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त का मतलब क्या है, ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें पाठ्यक्रम व्यापक बनाने पर जोर दिया गया हो, ठीक है, जिससे ओपन शिक्षा मिल सके, हर तरह की शिक्षा बच्चों को मिल सके, विद्यार्थियों को मिल सके, ठीक है। शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, उन्हें हम मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। तो ये आज आपकी सेकेंड यूनिट यहां पर समाप्त होती है, शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल। अगर आप इन रिटन नोट्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी सलूशन बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये PDF लिंक है, ठीक है, सपोज हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आ जाता है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, ठीक है। तो आपको डाउनलोड कैसे करनी है, ये केवल हमारे ये PDF नहीं, कोई भी टेलीग्राम की आपको कहीं से भी डाउनलोड करनी हो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसको आपको क्या करना है, ये 3 डॉट्स हैं, यहाँ पर आना है, ठीक है। इसमें एक तरीका तो ये है, शेयर वाले पर क्लिक करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो हमें चूज करना है टेलीग्राम शेयर, ठीक है। अब इसके बाद आपको वो लिंक कहीं पर भी सेंड कर देनी है, ठीक है, किसी के पास सेंड कर देनी है। जैसे सपोज मैं इस लिंक को अपनी दीदी के पास शेयर कर रहा हूं, तो सेंड कर दिया इसको। जैसे ही ये लिंक शेयर हो गई, इसके बाद आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली PDF के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये लिंक पर मैंने क्लिक किया
और यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे, जहाँ पर जो पीडीएफ थी, यहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारी पीडीएफ पढ़ेंगी या जो पढ़ी हैं वो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी इसी के सिमिलर ही है। आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको किसी तरह से कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ पर तो ये कॉपी हो नहीं रहा, और जैसे ही आप कॉपी करेंगे तो सेम तरह से किसी के पास भेज दें। ठीक है, और उस पर जब टेलीग्राम पर भेज देंगे, उस लिंक को आप टेलीग्राम पर भेजेंगे, इसके बाद उस लिंक पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम जो है आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।